नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 के बारे में, क्योंकि 1 से लेकर के 3 तक का पार्ट हमारा यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है सर, है ना। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपके लिए मैं वीडियो रेगुलर देता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करेंगे सर, देरी नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल एकदम पॉइंट पर आते हैं। देखिए पहला टाइप आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्योंकि आज का टाइप जो है ना ज़्यादा थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा सर और आगे बढ़ेगा लेवल, ठीक है। हर तरह के टाइप हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आज का पहला टाइप कुछ इस तरह से कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक परिपूर्ण वर्ग हो और 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूरा पूरा कट जाए, है ना। देखिए इसमें लैंग्वेज को पकड़ बनाइए सर, लैंग्वेज को पकड़ रहे होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा कि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एलसीएम को टारगेट कर रहा है। तो कह रहा है कि 3, 4, 5, 6 तथा 8, यही ना है संख्या सर, 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूरा पूरा कट जाए। हम आपसे ये सवाल पूछे सर कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 4, 5, 6, 7 6 तथा 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो आपका जवाब क्या होगा सर, उसका एलसीएम ही ऐसा संख्या होगा जो दिए गए सभी संख्याओं से क्या होगा, कटेगा और छोटी संख्या भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे प्रश्नों में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर बताइए। 8 से बड़ा संख्या को टारगेट कीजिए, तो 8 लिखेंगे तो 4 गुना 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। 6 लाने के लिए 3, 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 5 नहीं है तो 5 से गुना कर देंगे। 4 है ऑलरेडी सर, 3 है ऑलरेडी, इसका मतलब है कि अब कोई संख्या गुना नहीं करना है, ठीक है। देखिए इतना हो गया, इतना करने के बाद आप टारगेट कीजिए। जबकि कहा ये संख्या जो होगा क्या होगा, ये संख्या जो होगा पूर्ण रूप से एलसीएम होगा इसका, और ये 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूरा पूरा कटने वाला संख्या होगा। लेकिन कहा कि कटे ही नहीं बल्कि वो एक परिपूर्ण वर्ग हो। तो सर देखिए थोड़ा समझाते हैं। परिपूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे, यानी कि अगर 4 है तो 4 गुना 4 करेंगे तो वर्ग संख्या होगा। 2 है तो 2 गुना 2 करेंगे तो वर्ग संख्या होगा। तो इसमें जोड़ा लगाइए, देखिए तो कौन कौन जोड़ा है, जोड़ा नहीं है उसको जोड़ा लगा देंगे, है ना। देखिए 4 ये तो ऑलरेडी वर्ग संख्या है। 2 तो 2 है तो 2, 1 2 से गुना कर देंगे। 3 तो 1 3 से गुना कर देंगे। 5 का अलग है तो 5 का जोड़ा बना देंगे, ठीक है। अब ये सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो संख्या आएगा वही संख्या उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब गुना कीजिए सर, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपको फिर से 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5 पचे 25। आई बात समझ में। अब देखिए गुना कर दीजिए, 25 चौके 100 होता है, 100 हो गया। 100 में 9 से गुना कीजिए, 900, 900 में 4 से गुना कीजिए, 9 9 चौका 3600, ठीक है, 3600, ठीक है। तो 3600 ऐसी संख्या होगा जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूरा पूरा कटेगा और एक परिपूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला टाइप, आवाज़ का टाइप जो भी हम दे रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए कहता है कि 6 घंटियाँ सात बजना एक साथ बजना आरंभ हुआ, जबकि यह घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो सभी घंटियाँ 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न पूछा जाता है सर, है ना। ये घंटी से संबंधित प्रश्न जो होगा ना वो हमेशा एलसीएम से बनता है, याद रखिएगा। तो दो तरह से प्रश्न इसमें क्या पूछेगा, पहला तो यही सवाल पूछता डायरेक्ट कि सभी घंटियां एक साथ कब बजेगी, है ना, ऐसा सवाल पूछता। लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न किया तो इसमें बोल दिया कि सभी घंटियां 30 मिनट में एक साथ कब बजेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबसे पहले ये टारगेट कीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12, है ना, इतने सेकंड के अंतराल में घंटियां बज रहा है, ठीक है। तो कहा कि बताइए 12 सेकंड के अंतराल यानी सभी घंटियां जो है 30 मिनट में एक साथ कितने बार बजेंगी। हम ये पहले चेक कर लेते हैं सर कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड में जब अलग अलग घंटियां बजती है तो सभी घंटियां एक साथ कब बजेगी। तो अगर हम इसको घंटी ना बोल करके हम ये कहें कि बताइए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्या से कटने वाली, है ना, संख्या से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। तो आपका जवाब होगा सर इसका एलसीएम ही वह संख्या होगा जो सभी से कटेगा। तो इसका मतलब है कि इसका एलसीएम आपको निकालना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर बताइए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 12 है तो 12 के लिखेंगे, तो यानी 12 है तो 12 का मल्टीपल वाला जो भी होगा संख्या, है ना, तो 6 गुना 2 लिख सकते हैं,
देखिए, है ना, एलसीएम को बड़ा वाला टारगेट करते हैं, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। 6 गुना 2 12 हो गया सर, 10 लाना है, 5 से गुना कर देंगे, ठीक है 8। तो देखिए तो 2 दूना 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। आई बात समझ में। और देखिए 6 है, 4 ऑलरेडी है, 2 खत्म हो गया। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 छक्का, है ना, 20 से यानी 20 छक्का 20 से 120, ठीक है। आई बात समझ में, यानी 120 सेकेंड हो गया क्या। 120 सेकेंड में सभी घंटियां एक साथ एक बार बजेगी। लेकिन सवाल आपसे पूछा कि बताइए सभी घंटियां 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो सिंपल है ना कि सभी घंटियों को 30 मिनट में, तो हम चेक करेंगे कि 30 मिनट है ना सर, ये यूनिट सेकंड में है तो यहाँ भी सेकंड कर देंगे, तो 30 मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो इतना सेकंड हो गया। और इतना सेकेंड में पूछा कि बताइए कितनी बार बजेगी, तो जबकि 120 सेकेंड में एक बार सभी बजता है, तो यदि हम 120 से भागा दे देते हैं सर, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतना सेकेंड में कितना बार घंटी बजेगा, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 गायब हो जाएगा सर, ये इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 15 दूना 30, यानी 15 बार। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना, कोई भारी नहीं है सर। एलसीएम निकालिए, देखिए ये संख्या जो है 120 सेकेंड जो आया वो सभी घंटियों को एक साथ बजने का आया, ठीक है। लेकिन सवाल आपसे पूछा था कि 30 मिनट में एक साथ कितना बार बजेगा। तो बताइए कि 120 मिनट में एक बार बजता है सभी, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो हम भागा दे देंगे, ठीक है ना। यानी 30 मिनट था, इसको यूनिट में चेंज कर दिए सर सेकेंड में, और 120 से क्या कर दिए, भागा दे दिए। इससे पता चल गया कि कितना बार घंटी एक साथ बजेगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप, देखिए धीरे धीरे टाइप जो है ना थोड़ा बढ़ेगा, है ना। हर तरह के टाइप हम आपके बीच लेकर के आए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 तथा 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 12, 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। तो इस ढेर में कम से कम कितना पत्थर है। देखिए सवाल पढ़ते पढ़ते आपको माइंड में दौड़ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है ना। देखिए तो कह रहा है कि कम से कम कितना पत्थर है, इसका मतलब है कि कम से कम बात कर रहा है, यानी एलसीएम का टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पत्थर है, पत्थर के ढेर बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो 32 बना रहा है, 32 का, और 40 का बना रहा है, और 72 का बना रहा है, ठीक है ना। और जब इस तरह से बनाता है तो बनाने में क्या होता है कि शेष बच जाता है कुछ पत्थर, कितना बचता है, 10 बच जाता है इसमें, और इसमें बच जाता है 18, और इसमें बच जाता है 50, ठीक है। तो ये शेष पत्थर बच गया। तो कह रहा है कि इस ढेर में कम से कम कितना पत्थर है। अब इसी क्वेश्चन को हम पत्थर न समझ करके अगर हम संख्या पर ले जाएं तो क्या पढ़ सकते हैं इसको। हम कह सकते हैं ना कि वह कौन सी संख्या है जिसको 32, 40 तथा 72 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10, 18 तथा 50 बचता है ना। तो वह संख्या क्या है। तो आपको क्या बताए थे इस तरह के प्रश्नों में कि जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं और जो संख्या शेष बच रहा है, तो शेष बच रहा है सब, है ना, और भागा दे रहे हैं ये वाला संख्या से। आई बात समझ में। तो इसमें हम गैपिंग चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गैपिंग चेक करेंगे। तो देखिए तो गैपिंग देखिए सेम है या नहीं। अगर सेम आता है, बताए थे कि सेम आता है, तो बोलेंगे इसका आंसर निकालना संभव है, और यदि सेम नहीं आता है तो बोलेंगे इसका आंसर निकालना संभव नहीं है। आई बात समझ में। तो चेक करेंगे इसको। तो 32 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 22 यहाँ, 22 यहाँ, ठीक है, तो 22 यहाँ। गैपिंग सेम है, इसका मतलब गैपिंग कितना आ रहा है, 22 का आ रहा है। आई बात समझ में। अब क्या कहे थे कि जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम में से क्या करेंगे, 22 को हटा देंगे तो हमारा वही संख्या क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए। 72 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, बताइए। 9 8 72 लिख सकते हैं, ठीक है। और 72 खत्म हो गया। 40 के लिए 8 है तो 5 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 32 है तो 8 है तो 4 से गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। अब इसका अब बताइए गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20, है ना। 20 नमा 180 होता है, 180 144 हो जाएगा, यानी 144 पर 1 0, ठीक है। तो 1440 इसका आया सर। मैंने क्या कहा था कि जो गैपिंग आता है उसको लेस कर दीजिए। तो गैपिंग कितना आया, 22। 22 इसमें से अगर हटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 14, यानी कि 1418, ठीक है। कम से कम कितना पत्थर होगा, 1418 पत्थर होगा। आई बात समझ में। एकदम सेम है सर, लैंग्वेज खाली आपको चेंज किया है। आई बात समझ में ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप देखिए, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है ना। देखिए समान शेष बचे, इसमें भी दो तरह का आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में। देखिए ध्यान से पढ़िए
कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है एचसीएफ को, ठीक है। तो कहा कि 187 है संख्या और 233, ठीक है, और 279, ठीक है। तो कहा कि इन संख्याओं में कौन सी वैसी बड़ी संख्या है जिसको भाग देने पर, है ना, रिमाइंडर जो है यानी शेषफल जो है समान बचता है। और कभी कभी कहेगा कि समान नहीं बचता है, कभी कभी कहेगा कि इतना भाग देने पर रिमाइंडर इतना और इतना बचता है, ठीक है। दो तरह के प्रश्न इसमें आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए कि हमें पता नहीं है सर कि कौन सी संख्या से भाग देना है और क्या रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यदि भाग देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें n से भागा दिए, तो ये पूरा पूरा तो नहीं कटा होगा, क्योंकि कहा कि समान शेष बचता है, इसका मतलब कुछ शेष बच रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में बेहतर क्या है कि ये सोच लीजिए। पहले मैं थ्योरी इसको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए 187, 233 और 279, इसमें कहा कि भाग देते हैं कोई संख्या से, तो बड़ी संख्या क्या होगा एचसीएफ, यानी कोई संख्या से भाग दिए होंगे, ये पूरा पूरा नहीं कटा होगा, तो रिमाइंडर क्या बचा होगा आर, ठीक है। मान लेते हैं रिमाइंडर शेष आर बचा होगा। तो यदि 187 में से हम आर को हटा देते हैं, तब जो संख्या हुआ होगा सर वो तो इसको डिवाइड किया होगा कि नहीं। उसी तरह से 233 में से हम संख्या रिमाइंडर, सभी जगह तो आर बचा होगा, सभी जगह बोला है क्वेश्चन में कि सेम रिमाइंडर बचता है, तो सेम को अगर हटाते हैं यानी आर को हटा देते हैं, तब तो वह संख्या इसको डिवाइड कर दिया होगा। उसी तरह से 279 जो है इसमें भी अगर आर हम हटा देते हैं, तब वो संख्या क्या होगा, इस संख्या को डिवाइड किया होगा। समझ में आ रहा है ना बात। अब बताइए जब डिवाइड किया होगा तब यहाँ से क्या होगा कि आपको यहाँ से आर 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 का वैल्यू तो पता है नहीं, ठीक है, कितना है ना, तो जो संख्या से हम भागा दे रहे हैं वो भी संख्या पता नहीं है। तो यही सब क्वेश्चन जो है ना, यही सब सस्पेंस बना के रखता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ आप समझिए कि अगर दो संख्या दिया हुआ है 8 और 12, मैं ऑलरेडी समझाया हूँ, फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना। 8 और 12 दिया हुआ है सर, तो मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के योग में भी एक एचसीएफ आता है, ठीक है। अंतर में भी एचसीएफ आता है एक बार, ठीक है ना। योग में एचसीएफ एक बार आएगा, अंतर में भी एचसीएफ एक बार आएगा, एलसीएम में भी एचसीएफ एक बार आएगा, ठीक है। और गुणनफल में एचसीएफ एक से ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि उसमें संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी अगर आप डीप में थोड़ा रखते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ये प्रश्न ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आर का मान हटाने के लिए देखिए हम ये तो कह सकते हैं ना कि जब संख्याओं के अंतर में एक बार एचसीएफ आता है, तो इन दोनों का अंतर में भी जो अंतर आएगा संख्या, उसमें भी एचसीएफ मौजूद होगा। अच्छा, फिर इसका इसका अंतर करेंगे तो उसमें भी एचसीएफ मौजूद होगा, और इसमें एचसीएफ अंतर करेंगे तो उसमें भी एचसीएफ मौजूद होगा। तो आर से आर तो गायब हो जाएगा, तो वहाँ से अंतर खाली पता चल रहा है कि अंतर करना है, ठीक है। तो आज के बाद एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न आए तो ये थ्योरी हो गया समझने के लिए, लेकिन बनाना कैसे है, डायरेक्ट यहीं से अंतर करना शुरू कर दीजिए सर, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्वेश्चन में पढ़िए और अंतर करना शुरू कर दीजिए। 187 और 233 में अंतर कितने का, 46 का आ रहा है, देखिए तो अंतर 46 का आ रहा है। अच्छा, 233 और 279 में अंतर कितने का है, तो ये भी 46 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 187 और 179 में अंतर कितने का, तो 92 का आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो अंतर में भी एचसीएफ एक बार मिलता है, तो बताइए 46 इसमें मिल रहा है, 46 इसमें मिल रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 46 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 46। आई बात समझ में। तो आज के बाद इसमें खाली अंतर कीजिए, बस थ्योरी याद रखिए कि संख्याओं के अंतर में भी एचसीएफ एक बार आता है, संख्याओं के योग में भी एचसीएफ एक बार आता है, संख्याओं के एलसीएम में भी एचसीएफ एक बार आता है, ठीक है। चलिए, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा इजी प्रश्न हो जाता है, केवल अंतर कीजिए उसमें देखिए कि कौन सा संख्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो अंतर में भी एचसीएफ मौजूद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला टाइप देख लेते हैं। देखिए अगला टाइप कुछ इसी तरह से है, मैंने बताया था। इससे पहले वाले टाइप में देखिए क्या कहा कि रिमाइंडर शेष बचता, लेकिन यहाँ शेष नहीं बोला, कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या बताइए जिससे 1657 और 37 को भाग देने पर, है ना, उनके शेषफल क्रमशः 6 और 5 प्राप्त होता है। देखिए तो इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें रिमाइंडर शेष बच रहा था, ठीक है ना, यानी शेष समान बच रहा था, अलग अलग नहीं, समान, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में कहा कि रिमाइंडर अलग अलग बचता है, तो कहा कि देखिए 1657, है ना, और 2037, इसमें कहा कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, उसका एचसीएफ ही होगा, है ना। तो बड़ी संख्या से भाग देते हैं, तो इसमें कहा कि रिमाइंडर 6 बचता है यहाँ,
और इसमें कहा कि रिमाइंडर 5 बचता है। अच्छा ये बात हमको बताइए कि यदि सर इस संख्या में से रिमाइंडर 6 को हटा देते हैं और इस संख्या में से रिमाइंडर 5 को अगर हम घटा देते हैं तो बाकी की जो संख्या बचेगा वो संख्या तो बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हुआ होगा कि नहीं। तो हम इसको पहले लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ लेस करेंगे तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 और 2 यानी 2032। आप देखिए यहाँ के बाद आप कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो मैंने अभी से पहले क्या समझाया आपको कि संख्याओं के अंतर में, यानी अगर आपको इतना ज़्यादा पता है, इतना ज़्यादा आपका तेज़ है माइंड, तो आप इसका HCF निकाल लीजिए। तो इसका HCF निकालने का तरीका तो आप ये वाला भाग विधि मत अपनाने लगिएगा, ठीक है ना, या गुणनखंड विधि मत अपनाने लगिएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा संख्या है ना। तो उसी थ्योरी को अप्लाई करना है कि संख्याओं के अंतर में भी HCF एक बार आता है। तो इन संख्याओं का अंतर कीजिएगा तो कितना का अंतर हो जाएगा, देखिए तो अंतर कर लीजिए, 1 हो जाएगा है ना, और फिर ये हो जाएगा 8 5 13 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ठीक है, 381 हो गया। अब देखिए ये संख्या में भी HCF एक बार आया होगा, ध्यान से समझिए, 381 जो इन दोनों संख्याओं का अंतर आया है उसमें भी HCF कितना बार आया होगा, एक बार आया होगा, ठीक है। तो इस देखिए तो ध्यान से कि इसमें जब HCF एक बार आया होगा तो इसको फैक्टर करेंगे कि कौन सा संख्या है जो 1651 और 2032 को डिवाइड करता होगा। तो छोटा से शुरू करेंगे, 1 गुना 181 लिखेंगे, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 गुना कितना लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, 127। इसका मतलब है कि 3 भी फैक्टर होगा और 127 भी फैक्टर होगा कि नहीं, 3 भी इस संख्या को डिवाइड करेगा, ठीक है, और 127 भी संख्या को डिवाइड करेगा, लेकिन आंसर कौन होगा, बड़ा से बड़ा संख्या पूछा ना आपसे सवाल में, तो बड़ा से बड़ा संख्या HCF होगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 127, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ जाते हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आसान था सर, समझना है खाली बस। देखिए आगे का प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी दूध वाले के, है ना, किसी दूध वाले के एक टंकी में 75 लीटर जबकि दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जिससे दोनों टंकियों के दूध को मापा जा सके। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना सर, देखते के साथ आंसर बनाने की कोशिश कीजिए आप। बड़े से बड़े माप मांग रहा है, यानी कि कोई हमको ऐसा माप चाहिए, ऐसा बर्तन चाहिए। देखिए मतलब कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा समझा देते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहले समझ ही लीजिए थ्योरी, है ना, उसके बाद डायरेक्ट आंसर भी बताते हैं। कहता है कि एक ग्वाला था, यानी दूध वाला था, जिसके पास एक 75 लीटर का टंकी है, ठीक है, और एक है 45 लीटर का टंकी, ठीक है। अब कहा कि एक ऐसा हमको टंकी चाहिए, एक ऐसा हमको ड्रम चाहिए, एक ऐसा बोतल चाहिए, एक ऐसा बर्तन चाहिए जो इन दोनों दूध को माप सके, है ना। तो इन दोनों दूध को माप सके। अब इसी को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 75 को भी डिवाइड करे और 45 को भी डिवाइड करे। तो आपका जवाब क्या होगा सर, उसका HCF ही ऐसा संख्या होगा जो 75 को भी डिवाइड करेगा और 45 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि HCF दोनों संख्या में मिलता है, पहली संख्या में भी आया होगा, दूसरी संख्या में भी आया होगा। इन दोनों का अगर योग करेंगे तो उसमें भी आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे उसमें भी आएगा, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे उसमें भी आएगा, LCM करेंगे उसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा थ्योरी है सर, लेकिन बहुत प्रश्नों में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से यही चीज़ हमको समझना है कि ये जो ड्रम है, ये छोटा जो बोतल है, इस बर्तन का माप हमको ऐसा माप लेना है जो इन दोनों दूध को क्या कर सके, माप सके। तो सिंपल है, इसका HCF आपको चाहिए था, HCF पूछ रहा था, है ना। तो आप सिंपल कर सकते हैं कि 75 और 45 का HCF आपको निकालना है। तो बताइए HCF क्या हो जाएगा। तो छोटा वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं, देखिए छोटा वैल्यू को, इसको छोटा फैक्टर कीजिए तो 2 गुना 2 से नहीं कटेगा, 3 3 गुना 15, ठीक है, 15 3 45। तो देखिए 3 भी हो जाएगा और 15 भी होगा, लेकिन बड़ा संख्या को लेना है। तो 15 45 को भी डिवाइड करेगा और 15 75 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि 15 लीटर का हमको बर्तन लेना पड़ेगा जिससे कि दोनों टंकी का दूध आप माप सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। देखिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला टाइप देखिए। देखिए सर 21 नंबर टाइप क्या कहता है, कह रहा है कि 105 बकरियां हैं, 140 गधे तथा 175 गाय को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही नाव के उपलब्ध होने के कारण उस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। तो पहला प्रश्न इस तरह से पूछा कि प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या क्या है, और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना फेरा लगेगा, ठीक है।
देखिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीका से बनेगा सर, लेकिन आपको समझना है, लैंग्वेज समझना है। देखिए इसमें कहा कि जो दिया गया है, अलग अलग जानवर दिया गया है ना, अलग अलग संख्या दिया गया है जानवरों का, और उसको नदी को पार कराने की बात कर रहा है। और उसमें शर्त रखा कि नदी के पार कराने के लिए, देखिए हम लिख देते हैं कि 105 बकरी है ना, और 140 गधा है, और 175 गाय है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं इंडिकेशन से बता दे रहा हूँ। ये बकरी लिख दूँ क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। 105 बकरी, 140 गधे और 175 गाय है। ठीक है, अब कहा कि इसको ले जाने के लिए एक नाव है, और देखिए ध्यान से समझिए, ये अगर ये नाव है सर, ठीक है, तो कहा कि हम नाव में मैक्सिमम से मैक्सिमम जानवर को ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जानवर को ले जा सकते हैं, और सामान ले जाएंगे, यानी बराबर, जब भी ले जाएंगे तो हम बराबर ले जाएंगे। तो कहा कि जब भी ले जाएंगे तो बराबर ले जाएंगे। और दूसरा सवाल ये पूछा कि जब ऐसे ले जाएंगे तो हम नदी को पार करने में कितना फेरा लगेगा, यानी कितना बार हमको आना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि जब ये सवाल आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा संख्या हमको लेना पड़ेगा। इसको अगर संख्या के आधार पर आप सोचेंगे तो हम ये कहेंगे कि 105, 140, 175 को डिवाइड करने वाले वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो सभी को डिवाइड करे। तो आपका जवाब होगा सर इसका HCF ही होगा, जो इन तीनों संख्याओं में जो मिलता होगा सबसे बड़ा संख्या, वही इन तीनों को डिवाइड करेगा, है ना। और तीनों को बराबर बराबर ढंग से बांट भी सकता है ना। तो इसका HCF आपको पहला प्रश्न का जवाब यही होगा कि इन तीनों का आपको क्या निकालना था? HCF निकालना था। और तीनों का HCF निकालने का तरीका बताए कि संख्याओं के अंतर कीजिए, उसमें भी HCF पता चलता है। तो देखिए अंतर कर दीजिए डायरेक्ट, तो 35 यहाँ का अंतर आ रहा है, 35 यहाँ भी अंतर आ रहा है, और इधर का 70 आ जाएगा, नहीं 35 35 35 और 70, यानी कि 35 आपका क्या हो जाएगा? HCF। तो पहला सवाल आपका आंसर क्या हो गया? 35। ठीक है, अब दूसरा सवाल का जवाब देखिए। दूसरा सवाल क्या पूछा आपसे? कहा कि बताइए इस तरह से अगर ले जाया जाए मैक्सिमम, यानी आपको मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, और कहा कि दूसरा में ये सवाल पूछ रहा है कि अ, कितने फेरे लगेंगे। तो बताइए सर, यहाँ 105 बकरी है, 140 गधा है, 175 है, तो 105 बकरी को अगर 35 के हिसाब से ले जाएंगे तो कितना बार लगेगा? तो 35 से भागा देना पड़ेगा। 140 गधा को 35 के हिसाब से ले जाएंगे तो कितना फेरा लगेगा? तो यहाँ से 35 से भागा दे देंगे। 175 गधा को 35 35 करके ले जाएंगे तो कितना फेरा लगेगा? अब इसी को काटिए सर, आपका आंसर आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए 35 3 बार में ये कटेगा, 4 बार में ये कट जाएगा, और 5 बार में ये कट जाएगा। तो 3 और 4 7, 7 5 12, यानी 12 फेरा लगेगा उसको। ठीक है, नदी को पार कराने में। आई बात समझ में? यानी 35 मैक्सिमम पशुओं की संख्या कितना ले जा सकता है? 35 ले जाएगा, और फेरा उसको कितना लग जाएगा? 12 फेरा लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछता है सर। ठीक है, और कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत आसान तरीकों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। ये देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM 1820 है, जबकि HCF 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है सर, ये 10th क्लास में भी पूछता है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था एक थ्योरी, याद कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल का थ्योरी मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। बताए थे कि नहीं? है ना, याद कीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखिए लगातार, ताकि आपको समझ में पूरा आए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, मैंने बताया था आपको, LCM गुना HCF होता है। तो आपको LCM और HCF का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? LCM दिया गया है 1820, ठीक है, और HCF दिया गया है कितना? 26। तो 1820 गुना 26 कर देंगे। इसमें हम अगर पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या निकलेगा, और दूसरी संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या निकलेगा। तो देखिए संख्या कौन सा दिया गया है? कहा कि एक संख्या दिया गया है 130, तो अगर हम 130 पहली संख्या से भाग देते हैं तो कौन सा संख्या निकलेगा? दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो भागा दीजिए, काटिए, इसको कट जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 13 दूनी 26 दो बार में कट जाएगा, और 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। गलती कर दिया सर, 8 दूनी, सॉरी, 8 दूनी 16 ना। देखिए 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और नहीं लिखा रहा है, हाँ 8 दूनी 16। ठीक है, और 2 एकम 2 1 3। ठीक है, 364। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर आपका C के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए आगे अगला टाइप देख लीजिए। अगला टाइप देखिए क्या कहता है। कहता ये तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है ना, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि यदि दो संख्याओं का LCM HCF का योग है ना, LCM और HCF का योग जो है 680 दिया गया है,
यानी क्वेश्चन में दिया गया LCM प्लस HCF इन दोनों का योग दिया गया है 680। ठीक है। आगे सवाल कहा कि LCM HCF का 84 गुना हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें यदि पहली संख्या 56 है। देखिए ये प्रश्न में ट्विस्ट किया, मतलब प्रश्न पूछने का टेक्निक अलग है सर। इसमें 1 2 प्रश्न 3 प्रश्न सभी को एक साथ कंबाइंड करके प्रश्न दे दिया है। ठीक है ना, तो डरना नहीं है, बहुत आसान तरीका से आपको कंटेंट दे दिया गया है, बस कंटेंट को फोकस कीजिए। आगे सवाल में कहा कि जो LCM है ना और HCF के बीच रिलेशन दिया, कहा कि LCM HCF का 84 गुना है। अगर हम HCF को 1 मानते हैं सर तो LCM कितना होगा, 84 होगा, है ना। तो यहाँ से हम LCM और HCF का रेशियो पता कर लिए हैं और आपको कांस्टेंट टर्म के रूप में दिया गया है 680, क्या LCM और HCF का योग। ठीक है। आगे आपसे सवाल पूछा था कि दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है यदि पहली संख्या 56 है। अच्छा एक बात बताइए, किताब के अनुसार LCM और HCF का योग कितना दिया है, 680। हम लोग भी रेशियो के सहारे कहेंगे तो कितना होगा, 84 और 1 85 होगा ना। तो किताब कहा जो ऊपर रखेंगे, हम लोग जो कहेंगे वो इसको नीचे रख रहे हैं। और जो निकालना है यानी निकाल लेंगे, अगर 84 से गुना करते हैं सर हम तो LCM निकलेगा, और 1 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा, HCF निकल जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 8 बार में ये कट जाएगा, है ना। तो 8 बार में ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हो गया 84 गुना 8, ये क्या निकल गया LCM, और ये 8 से कम 8 यानी 8 हो गया, ये हो गया HCF। ठीक है। अब आपको LCM भी पता है, HCF भी पता है। आगे सवाल में आपको ट्विस्ट किया था, कहा था कि दूसरी संख्या ज्ञात करो जबकि पहली संख्या 56 है। अच्छा इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया कि संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF होता है। तो आइए LCM गुना HCF इन दोनों को गुना कीजिए, तो 84 गुना 8 अगर करते हैं और ये HCF से 8 से गुना करते हैं तो LCM गुना HCF हो गया। और इसमें अगर हम पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या निकलेगा, दूसरी संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या निकलेगा। तो हमको पहली संख्या मौजूद है 56, तो 56 से भाग देंगे तो कौन सी संख्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ से काट दीजिए सर, जो कटता है 8 सत्ते 56 कट जाएंगे 7 और 7 12 सत्ते 84 और 12 8 96। ठीक है, 96। तो 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला टाइप देख लीजिए। देखिए अगला टाइप इस तरह से है सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ना। देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 व्यक्ति A, B तथा C जिनका चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वृत्ताकार पथ की दूरी 60 किलोमीटर हो और तीनों व्यक्ति एक ही बिंदु से एक ही दिशा में जाना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद फिर से उसी बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है। देखिए ये इसमें भी आपको इस तरह के जब पथ वाला क्वेश्चन पूछे और मिलने की बात कर रहा है कितने समय में एक साथ मिलेगा, तो एक साथ मिलने वाला प्रश्न सर याद रखिएगा हमेशा हमेशा LCM के सहारे ही बनता है। ठीक है। आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, LCM ही में इसमें टारगेट करना है, क्योंकि कह रहा है कि फिर से उसी बिंदु पर, जो घंटी वाला बताए थे ना कि फिर से कब बजेगा, है ना, तो वहाँ भी LCM के सहारे बनाए। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन को भी हम LCM के सहारे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी कैटेगरी का पूछता है और बस लैंग्वेज खाली डिफिकल्ट करेगा, आगे पीछे करेगा, लेकिन आपको समझना है। ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ए वृत्त है, और कहा कि यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, नहीं ए नहीं मानते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं। ओ पॉइंट से शुरू करता है सर, ए भी चलता है, बी भी चलता है और सी भी चलता है। ए कहता है कि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे, सॉरी 5 नहीं 4 ना, 4। ठीक है। ए कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे, बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा और सी जो है वो कहता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे। अच्छा एक किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यूनिट भी काम करता है सर। अब कहा कि तीनों यहाँ से चलना आरंभ करता है एक साथ। ठीक है। और चलते 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 घूरते घूरते कह रहा है कि तब बताइए कि इसको जब घूरते घूरते कितना किलोमीटर का है, ये 60 किलोमीटर इसको घूरना पड़ेगा। आई बात समझ में, यानी इसका पथ की लंबाई कितना है, पूरा 60 किलोमीटर है। तो जब 60 किलोमीटर घूरेगा सर, तो वही सवाल पूछा कि बताइए फिर से इसी बिंदु ओ पर तीनों ABC कब आएगा, कब आएगा, समय पूछा है ना। तो यहाँ पर समय का टारगेट करेंगे, जब समय पूछा है तो समय का टारगेट करेंगे। अच्छा बताइए सर, आपको थोड़ा भी अगर जानकारी होगा तो देखिए दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय। तो हम A, B और C का समय पता कर लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में कौन कितना कितना समय लेता है। तो A का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, देखिए 60 किलोमीटर दूरी और 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, तो 15 चौको 60 यानी 15 घंटा लगेगा। आई बात समझ में। और B के लिए 12 पचे 60 यानी 12 घंटा लगेगा। ठीक है। और सी के लिए 10 छक 60 यानी 10 घंटा लगेगा। अब यही सवाल अब यही सवाल को क्या कीजिए कि
एकदम एलसीएम के हिसाब से सोचेंगे तो नंबर को टारगेट करेंगे तो कहेंगे कि बताइए कि ए जो है एक चक्कर लगाने में 15 घंटा लेता है, बी 12 घंटा लेता है, सी 10 घंटा लेता है और एक ही जगह से चालू करता है, तो बताइए फिर पुनः एक ही जगह कब मिलेगा। तो एक ही जगह मिलने का टारगेट क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का एलसीएम अब आपको निकालना है, यानी कि 15, 12 और 10 का एलसीएम आपको पता करना है। तो बताइए 15, 12, 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 15, 12, 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 60 घंटा लगेगा और पुनः ओ पॉइंट पर तीनों ABC एक साथ मिल जाएगा। आई बात समझ में। यानी क्वेश्चन को टारगेट करके देखना है। यही क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि बताइए जी वह छोटी छोटी संख्या बताइए कि 15 भी डिवाइड करे, 12 भी डिवाइड करे और 10 भी डिवाइड करे, तो वह संख्या कौन होगा, 60 होगा, जिसको 15 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा और 10 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो संख्या के आधार पर सोचिए, या फिर अगर आपको माइंडसेट होना है, और कहीं ना कहीं आपको माइंडसेट हो गया होगा सर आप, क्योंकि इतना सारा टाइप आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इस तरह के प्रश्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम एक पार्ट आपको लाएंगे, जो भी टाइप बचा हुआ है सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।